दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 63वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 7 फरवरी को 2:30 PM से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल किसका है? हमारा नंबर सीरीज का है। सवाल में आपको बोला जो संबंध पहले का दूसरे से है, चौथे का पांचवें से, वही संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो अब आपको निकालना यह 1, 2, 3, 4, 5 और 6, पहले का दूसरे से, पांचवें का छठे से, तीसरे का चौथे से, ये आपको निकालना है। अब आप देखिए दिया क्या है, ये 64 और 16 है, ये आपका पहला मामला है। दूसरा मामला कितना है? 169 है और ये आपको निकालना है। फिर तीसरा मामला क्या है? 256 है और ये 32। जैसे ही हम इसको देखेंगे हमें ये दिखेगा कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो कितना है? 4 का गुणा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे कितने का दिख रहा है? 8 का गुणा। अब अगर ये 4 है, ये 8 है, तो फिर ये क्या होना चाहिए था? 6। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें सम संख्या का गुणा किया जाए, तो उत्तर क्या है? विषम। क्योंकि सम का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो संख्या सम ही आएगी, मतलब यूनिट प्लेस सम ही आएगा। मतलब ये वाला जो मामला है ये मामला गड़बड़ है। लेकिन एक चीज ये दिख रही है कि ये 64 है, ये 256 है। अगर मैं देखूं तो ये 16 और ये 32 है। ठीक है, देखिए 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। मतलब ये भी 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये वाला किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, मतलब मैं इस वाले स्क्वायर को नहीं लूंगा। अब आप देखिए इस 8 का इस 16 के साथ क्या संबंध है? तो ये 8 जो है, ये 8 जो है ये 16/2 है। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसका देखूं तो ये 32/2 है। ठीक है, अब ये 169 भी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 13 का। तो इस जगह पर जो संख्या आएगी वो आएगी 13 × 2, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 26। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर भी किया इसने। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। तो पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, पक्षी उड़ता है। अगर यहाँ पे दौड़ दी होती तो फिर हम पक्षी को उड़ने लगाते, लेकिन अस्तबल क्या है? घोड़े के रहने की जगह है। तो पक्षी किस पे रहता है? घोंसले में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमारा किस्सा, एक निश्चित कूट भाषा में मूव को NQWG, रस्ट को SWTV, तो टास्क को क्या लिखेंगे? अब देखिए मूव, मूव, और यहां क्या दिया हुआ है? NQW, और देखिए MN ये डायरेक्ट है, यहां पर P गायब है, VW डायरेक्ट है, यहां पर F। मतलब एक तो बिल्कुल लगातार है, पहला और तीसरा लगातार है, दूसरे और चौथा में एक का फर्क दिया हुआ। अब देखिए टास्क की मैं बात करूं, टास्क तो T का U, A में B छोड़ के क्या हो जाएगा? C, S का T, K का L छोड़ के क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा UCTM। दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल हमारा किससे है? ब्लड रिलेशनशिप से। और ब्लड रिलेशनशिप से सवाल होने के कारण हमें यह देखना होता है कि जब कभी भी ब्लड रिलेशन संकेतों के माध्यम से दिया जाए तो आपको ये देखना होता है कि ये संकेत पहले वाले के बारे में बता रहा है कि दूसरे वाले के बारे में बता रहा है। अभी तक हमने जितने भी पेपर्स किए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पेपर्स में जो चिन्ह है वो पहले वाले के बारे में बताता है, लेकिन कुछ पेपर्स में ऐसे सवाल भी आए हैं जो चिन्ह जो है वो बाद वाले के बारे में बता रहा है। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, ये बी के बारे में बता रहा है, बी ए का दादा है। दादा का मतलब 2 जनरेशन ऊपर का। यहाँ भी देखिए बी की बता रहा है, मतलब अब जो चिन्ह है वो बाद वाले के बारे में बता रहा। अब देखिए $, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है? पति। मतलब जो बी है वो ए का पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी और यहाँ पे डबल लाइन होगी। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहा है? B%C। अब परसेंट आपको C के बारे में बताएगा। परसेंट का मतलब क्या है? पुत्री। मतलब C B की पुत्री है तो C B की पुत्री है। ठीक है, B की पुत्री है तो A की भी पुत्री होगी। फिर क्या बोल रहा है? C@D। ठीक है, @ का मतलब क्या है? भाई है, मतलब D C का भाई है। तो D अगर C का भाई है
मतलब सी और डी दोनों ही बी और ए के पुत्र पुत्री है। फिर क्या बोल रहा है, डी प्लस ई, मतलब ई डी का दादा है, ई डी का दादा है, दादा क्योंकि प्लस के बारे में दादा बोल रहा है। अब अगर ये दादा है तो दादा कौन होता है, दादा होता है पिता का पिता, मतलब 2 जनरेशन ऊपर। अब आप देखिए कि डी का पिता कौन है, बी है, तो बी का पिता कौन हो जाएगा, ई, क्योंकि ई क्या है, डी का दादा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ए क्या है, बी की पत्नी है, और ई क्या है, बी का पिता है। तो ए ई इन दोनों के बीच में जो संबंध पूछ रहा है, तो ई ए का क्या हो जाएगा, ससुर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या, अगला क्वेश्चन हमारा सीरीज का है। सीरीज में देखिए दिया क्या है मामला, देखिए 73, 74, 66, 93, 29 और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 8 का, यहां पर कितने का डिफरेंस है, देखिए 13 में से 6 चला गया 7, और 9 में से 7 चला गया 2, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 13 में से 9 चला गया 4, 8 में से 2 चला गया 6। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब आगे वाला क्या होना चाहिए, प्लस होगा। अब देखिए 1, 8, 27, 64 देख के ही आपके दिमाग में आ जाएगा ये पूरा मामला है 1 की घाते 3, 2 की घाते 3, 3 की घाते 3, 4 की घाते 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 की घाते 3, मतलब 125, 9 और 5 14, 12 2 14 और 1 15, मतलब उत्तर हो जाएगा 154, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 4 नंबर में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, अगला क्वेश्चन है हमारा डाइस से। डाइस में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी डाइस का सवाल आए तो आप उसमें 2 डाइसों में समान फलकों की देखिए। अगर समान फलक एक है तो लेफ्ट और राइट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूम के विपरीत फलकें निकाली जाती है, और अगर 2 फलकें समान हो जाती हैं तो जो बचा हुआ तीसरे फलक है दोनों ही डाइसों में वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए 3 4 3 4 2 नहीं है क्या, ये देखिए ये 3 ये 2 ये 3 ये 2, यहां से क्या बच रहा है 4, यहां से क्या बच रहा है 6, मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब आगे की बात कर रहे हैं, देखिए इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, यहां देखिए 3 6, ये 3 ये 3 ये 6 ये 6, अब यहां से क्या बच रहा है 5, यहां से क्या बच रहा है 2, मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, बचा क्या, बच रहा है 1 2, 1 नहीं आया है और 3 नहीं आया है। अब किसका अपोजिट पूछा गया है, 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में कोडिंग का सवाल है। इस तरह की कोडिंग में हमेशा मैंने आपको बताया, सबसे पहले वो देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे ईट। देखिए ईट कहाँ पे आया है, स्वीट फ्रूट्स में ईट नहीं है, मैंगो इज स्वीट में भी ईट नहीं है, ऑरेंज इज साइट्रस में भी ईट नहीं है, ईट कहाँ है इस पॉइंट पर। लेकिन इसके साथ एक अलग से क्या चीज जुड़ी हुई है, ऑरेंज। अब अगर ऑरेंज जुड़ा हुआ है तो मुझे ऑरेंज को हटाना है, तो देखिए ऑरेंज कहाँ पर है, यहाँ पर, और कहाँ पर है ऑरेंज, यहाँ पर, और कहीं है क्या, नहीं है। ठीक है, अब अगर ऑरेंज और यहाँ इन दोनों जगहों पर है तो कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा, पे ने, यहाँ पे देखिए कोई चीज कॉमन है क्या, पे, देखिए पे, पे किसके लिए हो गया, ऑरेंज के लिए, पे किसके लिए हो गया, ऑरेंज के लिए, तो ईट के लिए क्या बचा, ने बचा, मतलब मेरा कोड हो जाएगा ने, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, स्लॉक से। स्लॉक से मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, जितने भी पेपर्स आए हैं सबसे पहला काम कथन में दिए गए पदों के बाद का निर्धारण, फिर यह देखना है कि निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से है। अगर एक कथन से है तो आपको क्या करना है, एक कथन से है तो केवल 2 चीजें देखनी है, सकारात्मक से सकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक से नकारात्मक निष्कर्ष।
50 वाले का मान 100 नहीं होना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो फिर मध्य पद, और मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल में क्या दिया हुआ। देखिए, सेब के पहले सभी लगा है, मतलब मान कितना हो जाएगा 100। केक के बाद है लगा है, मतलब मान कितना हो जाएगा 50। केक के पहले सभी लगा है, मान कितना हो जाएगा 100। केले के बाद है लगा है, मतलब मान कितना हो जाएगा 50। केले के पहले कुछ लगा है, मतलब मान कितना हो जाएगा 50। फल के बाद है लगा है, मान कितना हो जाएगा 50। यहाँ केले मिडिल वैल्यू है, यहाँ ये मध्य पद है, लेकिन केला जो मध्य पद है ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कथनों में मान कितना है, कितना कितना दिया हुआ है, 50-50 दिया हुआ है। अब आप देखिए सवाल, कुछ सेब केक, सेब और केक केवल इसी से बना हुआ है। कुछ सेब केक है, सकारात्मक सकारात्मक, ये 50 ये 50, इसका मान 100 का 50 हो सकता है, बिल्कुल सही। कुछ केले सेब है, केले और सेब इन दोनों के बीच में मामला है, केक वैलिड है। केले का मान यहाँ 50 है, यहाँ भी केले का मान 50 है, मतलब ये भी वैलिड है। कुछ फल केले हैं, कुछ फल केले हैं, मतलब केवल तीसरे से बना हुआ है, दोनों का मान 50-50 है, यहाँ भी दोनों का मान 50-50 है, मतलब ये भी सही है। मतलब तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन फिर से है हमारा किसका? सीरीज का, लेकिन दूसरे टाइप का। देखिए, ए का अर्थ है भाग, मतलब यहाँ पे आपको भाग लगाना है। बी का अर्थ है गुणा, मतलब यहाँ पे आपको गुणा लगाना है। सी का अर्थ है धन, मतलब यहाँ पे आपको धन लगाना है। डी का अर्थ है ऋण, मतलब यहाँ पे ऋण लगाना है। अब आपको सवाल लिख लीजिए, 24 × 12 भागे 8 धन 10 - 6। अब देखिए, ये 8 तिया 24, 12 तिहाई 36, 10 में से 6 चला गया 4, मतलब उत्तर हो जाएगा 40, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ऐसे ही वाली सीरीज आ जाए तब तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमारा किससे है? नॉन वर्बल रीजनिंग से। और नॉन वर्बल रीजनिंग में मामला किसका है? मूवमेंट ऑफ फिगर का। सबसे पहले हम देख लेते हैं तीर को। देखिए, तीर पहले वाले में तो इस तरफ है, दूसरे वाले में इस तरफ है, तीसरे वाले में इस तरफ है, चौथे वाले में इस तरफ है, तो बट नेचुरल है कि पांचवें वाले में फिर से इसी तरफ आ जाएगा, मतलब इसी तरफ होगा। अब देखिए, इसमें इसी तरफ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। एक और चीज इसमें देखी जा सकती, देखिए मेरे को यहाँ कितने फिगर दिख रहे हैं? 5, फिर कितने दिख रहे हैं? 4, फिर दिख रहे हैं 5, फिर दिख रहे हैं 4, तो अब कितने होने चाहिए? 5। वैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इससे ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये वाला उत्तर सही होगा कि ये वाला उत्तर सही होगा, लेकिन तीर ने हमें बता दिया और आपको ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज, वृत्ताकार मेज है। देखिए, पहले तो हम 6 को बैठाते हैं, 2 4 6, और यहां मैं बैठा देता हूं 7वें। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 और 2 3 एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, 7 6 और 4 के बीच में बैठा है। ठीक है, 4 1 के बाईं ओर ठीक बगल में है। ध्यान लीजिएगा, ये क्या रहता है? बायां, लेफ्ट, और इधर क्या होता है? दायां, और ये क्या होता है? राइट। जब कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं तो जो भी आपको निगेटिव स्टेटमेंट मिलता है उसको हम लास्ट में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट को आप पहले ले नहीं सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमारे लिए पहले वाला जो स्टेटमेंट है 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, ये किसी मतलब का नहीं है। 7 6 और 4 के बीच में बैठा है, ये भी किसी मतलब का नहीं है। सवाल यहां से स्टार्ट होगा, 4 1 के बाईं ओर ठीक बगल में, मतलब यहां पर 1 बैठा हुआ है तो 4 इसके बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप कह सकते हो 7 6 और 4 के बीच में। अब देखिए, 4 के बीच में 7 तो बैठा नहीं सकते, तो 7 को 4 और 6 के बीच में बैठाना है। ये बैठ गया, 4 और 6 के बीच में कौन बैठ गया? 7 बैठ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? केवल 2 5 और 3 के बीच में बैठा है, केवल 2 5 और 3 के बीच में बैठा है। एक चीज तो कंफर्म है कि 2 तो यहां पे आएगा, 5 और 3 कहां पर आएंगे? इसका निर्धारण यहां से होगा। 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं है, मतलब यहां पर 3 हो नहीं सकता,
तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर, और 5 कहाँ पहुंच जाएगा, सॉरी 5, 4 तो हम बैठा ही चुके हैं, 5। ठीक है, अब आपको बीच में पूछ रहा सवाल में 1 और 7 के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए 1 है और 7 है, तो 1 और 7 के बीच में यहाँ तो 1 है, और 1 और 7 के बीच में 1 2 3 और 4 है, 1 और 4। 1 और 7 के बीच में कौन बैठा है, तो 1 और 7 के बीच में कौन बैठा हुआ है, 4। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितने बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे जब भी कितने की बारी में पूछता है तो उसमें एक चीज आगे लिख देता है, न्यूनतम या अधिकतम। तो न्यूनतम पूछता तो उत्तर 1 हो जाता, अधिकतम पूछता तो उत्तर 4 हो जाता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, अगला क्वेश्चन अगेन हमारा अल्फाबेट की कोडिंग से है। देखते हैं, देखिए थोड़ा सा निगाह एक चीज पे और मार लेनी चाहिए। देखिए यहाँ आई जे आई जे आई जे, तो दूसरे में क्यू क्यू है, कुछ नहीं। देखिए टी एफ डी और ई छोड़ा हुआ है, 2 छूटे हुए हैं, एल एम एन ओ यहाँ भी 2 छूटे हुए, तो एफ जी एच आई यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई, फिर जे के छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल। मतलब पहला तो आई है, तो ये जो जे वाले हैं ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब आई के बाद देखिए यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं, इसको चेक करते हैं। देखिए क्यू है, वी है, क्वेश्चन मार्क है, एक्स है, वाई है। ठीक है, क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू। तो यहाँ पर तो क्यू ही रहेगा, और क्यू के बाद क्या जाएगा, डब्ल्यू। आई क्यू एक्स आई क्यू डब्ल्यू, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मतलब जब कभी भी कोडिंग अल्फाबेट्स की आती है तो एक निगाह हमारी क्वेश्चन पर और एक निगाह हमारी आंसर पर होनी ही चाहिए, तभी आप सवाल का उत्तर तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, फिर से अगला सवाल हमारा किससे है, नंबर सीरीज से है। और नंबर सीरीज में जब कभी भी चिन्ह बदलने की बारी आती है तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया हुआ कि पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों साथ में है तो फिर वैल्यू पर। देखिए यहाँ अगर मैं देखूं तो 15 नहीं है, 135, 27 गुणे 9, तो 9 सत्ते 63, और 9 दूनी 18 और 6 24, 243 धन 3 ऋण 18। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको देखूं तो ऋण 15 हो जाएगा, तो 13 में से 5 चला गया 8, और 3 में से 1 चला गया 2, 228 आ रहा है, 228 आ रहा है। नौ सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, ठीक तो है, 243। अगर मैं इसको प्लस माइनस को बदलूं, प्लस माइनस को बदलूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 243 प्लस 15, 5 3 8, 4 1 5 2। मतलब इसको अगर मैं माइनस कर दूं, इसको अगर मैं प्लस कर दूं, तो प्लस 18, तो 18 में से 3 गया 15, 243 और 15 258, लेकिन उत्तर किसका दिया हुआ है, 252। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि इसको बदलने से मुझे उत्तर मिलने वाला नहीं है। अब आप देखिए, पहले मैं बोल रहा प्लस और गुणा, प्लस को मैं यहाँ ले जाऊं और गुणे को मैं यहाँ ले आऊं, गुणे को मैं यहाँ ले आऊं, प्लस को यहाँ ले जाऊं, तो 27 त्याई कितना हो जाएगा, 81, ये तो 9 ही रहेगा, 9 गुणे 9 9 धन 27 गुणे 3 माइनस 18। अब देखिए 81 और 9 90, 90 में से 18 घटेगा 252, कभी नहीं आ रहा, ये भी गलत है। भाग और गुणा, गुणे को यहाँ ले जाऊं, भाग को यहाँ ले जाऊं, तो गुणे को यहाँ ले जाऊंगा तो 27 पंचे 15 पना 75, 75 में से 15 घटाएंगे तो कभी नहीं आएगा, भाग और गुणा भी नहीं हो सकता। भाग और धन, इसको एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए 135 धन 15 गुणे 27 भागे 3 माइनस 18। ठीक है, 3 पचे 15, 27 पंचे 135, और ये भी 135 135 135, 270, 270 माइनस 18, उत्तर हो जाएगा 252। ठीक है, मतलब आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में छिपा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों उत्तर के बहुत ज्यादा क्लोज्ड है।
तो यहाँ पर पहला और चौथा ऑप्शन वो काफी क्लोज्ड था। पहले वाले में जो उत्तर आ रहा था वो आ रहा था 258 और दूसरे वाले में आ गया, चौथे वाले में आ गया 252 और हमें 252 ही चाहिए था। बात करते हैं अगले सवाल की। बड़ा सा सवाल दिख रहा है। सवाल क्या कह रहा है, एक शिक्षक 10 किंडरगार्टन बच्चों को 2 समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बच्चे एक दूसरे की ओर मुख करके बैठते हैं। ये उत्तर की ओर पंक्ति 1 में और दक्षिण की ओर पंक्ति 2 में। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी पैरेलल पंक्तियों का मामला आता है तो सबसे पहला काम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एग्जैक्ट पोजीशन पर ध्यान दें। मतलब पहली पंक्ति या दूसरे पंक्ति में से किसी न किसी एक में एटलीस्ट हमें ये किनारे वाला आदमी मिल जाना चाहिए। पहली बात तो ये सवाल में हिंट भी होता है। दूसरी बात, जब उत्तर की ओर जो लोग मुख करके बैठते हैं उसके बाएं दाएं को हम अपना बाएं दायां ही समझते हैं, लेकिन जो लोग दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं उनका दायां बायां हमारे दाएं बाएं के उल्टा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल में क्या हुआ है। ठीक, देखिए 2 समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठा था, प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बच्चे एक दूसरे की ओर मुख करके बैठते हैं। अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति 1 में बैठते हैं। देखिए ये पंक्ति 1 है मान लीजिए, और इसका मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। ठीक, फिर आपको बोला है प्रिया, रमा, उमा, कला और गुना दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति 2 में बैठते हैं। मतलब ये लोग बैठ रहे हैं कहाँ, पंक्ति 2 में। ये पंक्ति 2 है लेकिन इनका मुख इस तरफ है। ठीक है, तो इस वाले के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि इसके बारे में जो बायां दायां कहा जाएगा उसे हम उल्टा समझेंगे। ठीक है, मैं इधर नाम लिख लेता हूं, जगह इसमें काफी कम बची क्योंकि सवाल काफी बड़ा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गए। अब पहली पंक्ति में कौन कौन बैठा हुआ है, प्रिया, रमा, उमा, कला, गुना। प्रिया, रमा, उमा, गुना, कला। दूसरी पंक्ति में कौन बैठा, नहीं अनु, बॉबी, लाली, अच्छा ठीक लिख लिया मैंने, अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा। अनु, बॉबी, लिली, टॉम और ये एक पंक्ति में बैठे। अब हम सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। लिली का मुख गुना के ठीक बगल वाले में कुछ नहीं, टॉम सुधा के बाईं और तीसरे स्थान पर है कुछ नहीं, अनु किनारों पर नहीं है कुछ नहीं, ना तो प्रिया ना ही रमा किनारों पर बैठते कुछ नहीं, गुना पंक्ति के ठीक मध्य में है। ठीक है, गुना पंक्ति के ठीक मध्य में है, ये एग्जैक्ट पोजीशन है। गुना को हमने बैठा दिया, गुना पंक्ति के ठीक मध्य में है। लिली और टॉम के बीच में केवल एक है, कला एक किनारे पर बैठती है, कला एक किनारे पर बैठती है, तो या तो कला यहां पे होगी या तो कला यहां पे होगी। गुना पंक्ति के ठीक मध्य में लिली और टॉम के बीच में केवल एक बच्चा है, कला एक किनारे पर बैठती लेकिन उसका मुख सुधा की ओर नहीं है, प्रिया रमा के दाईं ओर बैठती लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं है, कौन सा बच्चा टॉम की ओर मुख करके बैठा है। ठीक, अब आगे एक सवाल, अब हम शुरू से देखते हैं। देखिए लिली का मुख गुना के ठीक बगल वाले व्यक्ति की ओर है। ठीक है, लिली का मुख गुना के ठीक बगल वाले, मतलब या तो लिली का मुख इधर होगा या तो लिली का मुख इधर होगा। ठीक है, लिली का मुख गुना के ठीक बगल वाले व्यक्ति ओर है। टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। सुधा के बारे में और तो कुछ नहीं बोला है, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए अगर मैं सुधा को यहाँ बैठा लूंगा, सुधा को मैं यहाँ बैठा लूंगा तो 1 2 3 टॉम यहाँ बैठेगा, अगर मैं सुधा को यहाँ बैठा लूंगा तो टॉम यहाँ बैठेगा। ठीक है, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे। अनु किनारों पर नहीं बैठती है, अनु किनारों पर नहीं बैठती है, ना प्रिया ना ही रमा किनारे पर बैठती है। किनारे पर तो क्या बैठा हुआ है, गुना पंक्ति के ठीक मध्य में लिली और टॉम के बीच में केवल एक व्यक्ति है, लिली और टॉम के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब यहां से आपका सवाल निकल सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिली को बैठा लूँ और टॉम को बैठा लूँ इस जगह पर, यहाँ पे तो लिली और टॉम वो हो गए कोऑर्डिनेट हो गए, तो लिली को मैं बैठा लूंगा यहाँ पर, टॉम को मैं बैठा लूंगा यहाँ पर, मतलब लिली टॉम यहाँ पर है और लिली यहाँ पर है। अब टॉम सुधा के बाईं और तीसरे स्थान पर था, मतलब सुधा यहाँ पर है।
और लिली का तो क्लियर ही हो गया, गुना के बगल में, मतलब ये वाली जो कहानी है ये पूरी खत्म हो गई। सुधा भी बैठ गई, लिली भी बैठ गई, टॉम भी बैठ गया। ठीक है, अब हम सवाल को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लिली का मुंह गुना के ठीक, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अन्नू किनारों पर नहीं है, अन्नू किनारों पर नहीं है, तो यहाँ पे तो सुधा बैठ गई, तो अब यहाँ कौन बैठ जाएगा? अन्नू। और अन्नू के अलावा अब यहाँ पे कौन बचा? बॉबी। ये पूरी कहानी आपकी खत्म हो चुकी है। अन्नू किनारों पर नहीं है, ना प्रिया और ना ही रमा किनारे पर है। प्रिया और रमा किनारों पर नहीं है, अभी इसको छोड़ देते हैं। देखिए, अब मैं गुना को बैठा चुका हूँ, प्रिया और रमा किनारों पर नहीं है, मतलब यू किनारे पर रहेगा, लेकिन अभी के कहाँ पर है ये क्लियर नहीं। गुना पंक्ति के ठीक, लिली और टॉम के बीच में एक व्यक्ति, कला एक किनारे पर बैठती है, ये भी ठीक है, लेकिन उसका मुख सुधा की ओर नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर कला नहीं बैठेगी, कला बैठेगी यहाँ, क्योंकि उसका मुख सुधा की ओर नहीं है। अब यहाँ पर रमा और प्रिया किनारों पर नहीं बैठती है, मतलब एक किनारे पर अब कौन बैठ जाएगा? ठीक है, लिली और टॉम, चूंकि ये दोनों किनारों पर नहीं बैठ रहे, लिली और टॉम के बीच में केवल एक बच्चा, कला किनारे पर, उसका मुख सुधा की ओर नहीं है। प्रिया रमा के दाईं ओर बैठती है, प्रिया रमा के दाईं ओर बैठती है। अब देखिए, प्रिया और रमा ऊपर है, तो जब दाएं के बात की जाएगी तो इसको मैं क्या समझूंगा? बाईं। ठीक है, तो प्रिया रमा के बाईं ओर बैठती है। ठीक है, प्रिया रमा के बाईं ओर बैठी, लेकिन इसके ठीक बगल में तो हो ही नहीं सकती। कौन सा बच्चा टॉम की ओर मुख करके बैठा है? तो टॉम की ओर मुख किसका है? प्रिया का, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? अगला सवाल है हमारा एम्बेडेड फिगर से। अब आप देखिए, एम्बेडेड फिगर में यहां पर आप देखिए ये वाली लाइन है, यहां पर ये दो सीधी लाइनें हैं, जो पकड़ने वाली बात है। दो सीधी लाइनें मुझे कहीं दिख रही है क्या? इस पूरे में कहीं पर भी दो सीधी लाइनें जो 90 डिग्री पे काट रही हैं? एक भी नहीं है, ये तो पहली नजर में गलत। कोई खड़ी सीधी लाइन मुझे दिख रही है क्या? नहीं, ये भी गलत। उत्तर तो इन दोनों में से, यहां भी कोई खड़ी सीधी लाइन नहीं है। उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। और कौन सा? देखो, ये वाली लाइन मुझे दिख गई, देखिए, फिर यहां से ये वाली लाइन दिख गई, फिर मुझे ये वाली लाइन दिख गई, और ये वाली। अब आप मिला लीजिए इस फिगर को, एग्जैक्ट वैसा ही है कि नहीं है, मतलब यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? मिरर इमेज से। अगला सवाल हमारा मिरर इमेज से। मिरर इमेज में मैंने आपको ये बताया था कि जो चीजें भी लेफ्ट में होती हैं वो सरक के कहां पहुंच जाती है? राइट की ओर, और खुद भी घूम जाती है। अब देखिए के जो इस तरफ है अब वो इधर जाएगा, और इसका जो मुंह है वो अब ऐसा हो। यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही, कोई चेंज नहीं। जे 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 जे, कोई चेंज नहीं। 0 9, देखिए यहां पे क्या है? के जे के बाद ओ है, 9 वाला गलत है। 0 0 0, ठीक है। 9 9 9 9 सेम है। डब्लू डब्लू, यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर भी डब्लू है, यहाँ पर एन है। अब देखिए 9 के बाद में क्या है? डब्लू है, तो ये एन वाला, ये वाला गलत। अब देखिए एंड एंड, ठीक है। 2 2, ठीक है। टी एफ, अब देख लीजिए ये एफ है, एफ पलटेगा तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा, लेकिन यहाँ उल्टा बना दिया, ये वाला गलत। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पर 4। ठीक है, लास्ट तक ले गया वो एफ तक, एफ में जाकर के आपको उत्तर मिला, लेकिन आपको बस बढ़ते चले जाना है पहला वाले को देखने के बाद। कई सारे सवालों में पहले और दूसरे के बाद ही आपको आंसर मिल जाता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, प्रबलता का जो संबंध कमजोरी से है वही संबंध साहस का किससे? प्रबलता और कमजोरी, प्रबलता का मतलब होता है तीव्र, कमजोरी का मतलब होता है धीमा। ठीक है, मतलब दोनों अपोजिट है। तो साहस का अपोजिट देखिए यहाँ पर, शक्ति साहस का अपोजिट हो नहीं सकती, झगड़ा हो नहीं सकता, वीरता समानार्थी है, अपोजिट क्या होगा? कायरता। साहस का अपोजिट क्या हो जाएगा? कायरता। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? फिर से कोडिंग देखिए, एल 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 एल, मतलब यहां भी एल ही होना चाहिए, सी वाले दोनों गलत। यहाँ आर है, यहाँ एस है, बस इसी को निकाल लेते। देखिए क्यू, फिर क्वेश्चन मार्क, यू,
W और Y, यही है। देखिए U V गायब, W X गायब, Q R S होगा, S होगा यहाँ पर S, L के बाद S कहाँ पर है, यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सभी में L था तो यहाँ भी L होगा, तो C वाले दोनों गलत। फिर मैंने देखा दो जो सही है उसमें R और S आ रहा है, दूसरे को चेक कर लो, दूसरे को चेक किया तो S आ गया, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन डिक्शनरी से। देखिए सभी में एल एल है तो मुझे यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, ए है यहां से भी कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखिए यहां से मिलेगा एम एन टी भी, सबसे पहला एम वाला, दूसरा टी, दोनों बीच में आएंगे, भी कहाँ आ जाएगा, पांचवा। ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, चलिए मैं बना ही देता हूं इसको। टी, टी के बाद आई है, ये ई है, ई है, ई है, एक दो, ये तीसरा हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अब आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, तीन, तीन के बाद एक, एक के बाद पांच, पांच के बाद चार, और चार के बाद दो, ये आपका। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा सीरीज से, नंबर सीरीज से देख लेते हैं। देखिए क्या है, 57, 50, 64, क्वेश्चन मार्क, 71, 36। यहाँ कितने का फर्क है, -7, यहाँ पर +14, यहाँ पर माइनस है, 11 में से 6 चला गया 5, 6 में से 3 चला गया 3। देखिए 7, 7 दूनी 14, 7 पना 35, गायब क्या है, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, प्लस तो ये माइनस और ये प्लस। अब 64 में से 21 घटाएंगे 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 चला गया 4, 43 मेरा उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। साथियों इस पेपर के साथ ही हमारा ये, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म पेपर अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि एक सिटिंग अरेंजमेंट जो डबल लाइन का दिया, बढ़िया सवाल था। दूसरा ब्लड रिलेशनशिप में इसमें उसने क्वेश्चन को चेंज किया, नॉन वर्बल के सवाल भी अच्छे थे। कुल मिलाकर के पेपर मॉडरेट लेवल का था, बढ़िया पेपर था। आशा ही नहीं पूरा भरोसा कि इसमें आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।